नमस्कार। आज हम भक्ति काल के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता की व्याख्या करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। राजा रत्नसेन को इसमें जीवात्मा का प्रतीक बताया गया है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। प्रस्तुत जो पद है, सिंघल द्वीप कथा अब गाओ, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। इस छंद में कवि ने एक और तो सिंघल द्वीप के जो राजा हैं गंधर्वसेन, उनकी पुत्री का नाम है पद्मावती, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरी ओर सिंघल द्वीप के ही राजा हैं गंधर्वसेन, तो जो पद्मावती का निवास स्थान है सिंघल द्वीप, उसको संसार के अन्य द्वीपों से बढ़कर बताया गया है। संसार में 7 द्वीपों की कल्पना की गई है और यहाँ पर कवि ने बताया है कि सिंघल द्वीप इन 7 द्वीपों से बढ़कर है। एक और वे सिंघल द्वीप को 7 द्वीपों से बढ़कर बता रहे हैं, दूसरी ओर पद्मावती के सौंदर्य का भी वर्णन कर रहे हैं। सिंघल द्वीप कथा अब गाओ, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। निर्मल दर्पण भांति बिसेखा, जो जही रूप सो तैसे ही देखा। कवि कहता है कि मैं अब सिंघल द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ। सिंघल द्वीप कथा अब गाओ, अब मैं सिंघल द्वीप की कथा का गान कर रहा हूँ, सिंघल द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ। साथ ही ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ, और साथ ही सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का भी वर्णन कर रहा हूँ। निर्मल दर्पण भांति बिसेखा, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा। पद्मावती का जो सौंदर्य है निर्मल दर्पण की भांति स्वच्छ और निष्कलुष है। दर्पण जैसे साफ सुथरा होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, कोई भी जो प्रतिबिंब है उसमें एकदम साफ दिखाई देता है अगर दर्पण बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है। तो पद्मावती का जो सौंदर्य है वह निर्मल दर्पण की भांति स्वच्छ और निष्कलुष है। जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा, जैसे दर्पण में जो बिल्कुल साफ दर्पण होता है उसमें कोई भी रूप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा वास्तव में होता है। तो यहाँ पर पद्मावती का सौंदर्य भी निर्मल दर्पण की भांति है, जिसका जैसा रूप होता है वैसा ही उस निर्मल दर्पण में दिखाई देता है। भाव यह है कि पद्मावती तो परमात्मा स्वरूप है, पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया गया है और व्यक्ति अपनी यथार्थ छवि को ही देखता है। धनी सो दीप जह दीपक बारी। आगे कवि कहते हैं कि वह सिंघल द्वीप धन्य है जहाँ पर दीपक जैसी बाला अर्थात पद्मावती उत्पन्न हुई है। दीपक बारी, दीपक जैसी बाला, दीपक जैसी स्त्री, दीपक की लौ के समान जिसका रूप सौंदर्य है, ऐसी बाला वह उत्पन्न हुई है। तो वह द्वीप धन्य है जहाँ पर वह राजकुमारी पद्मावती इतनी सौंदर्यशालिनी स्त्री उत्पन्न हुई है। और पद्मनी जो दई संवारी,
और वह पद्मावती भी जो धन्य है, जो इस द्वीप में उत्पन्न हुई है और जिसे विधाता ने अपने हाथ से रच कर सुंदरता प्रदान की है। उसके रूप सौंदर्य को विधाता ने संवारा है। दई देव विधाता और पद्मनि जो दई संवारी, जिसे स्वयं विधाता ने संवारा है, जिसके रूप सौंदर्य को स्वयं विधाता ने ब्रह्मा ने बनाया है, तो वह पद्मावती भी धन्य है। सात दीप बरने सब लोगु। कवि आगे कहते हैं कि सब लोग 7 द्वीपों के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 7 द्वीप है, सभी लोग 7 द्वीपों की बात करते हैं, 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं। बरने सब लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं। लेकिन एको द्वीप न ओहि सरि जोगु, लेकिन इन 7 में से एक भी द्वीप सिंघल द्वीप की समानता नहीं कर सकता। क्यों समानता नहीं कर सकता? अब यहाँ पर कवि अंतर बताते हैं। दिया दीप नहीं तस उजियारा, कि जो दिया दीप नामक द्वीप है उसका नाम तो दिया दीप है, लेकिन उसमें उतना प्रकाश नहीं है जितना सिंघल द्वीप में है। तस उसके समान, उजियारा उजाला प्रकाश। दिया द्वीप में सिंघल द्वीप के समान उजियाला नहीं है, प्रकाश नहीं है। सरन द्वीप सर होई न पारा, और जो सरन द्वीप है, सरन द्वीप भी उसकी बराबरी में कहीं नहीं ठहरता है। सर बराबरी समान। जम्बू द्वीप कहो तसनाई, और जम्बू द्वीप को भी मैं उसके समान नहीं कह सकता, उसको भी सिंघल द्वीप के समान नहीं बताया जा सकता। लंक द्वीप सरि पूजन छाही, और जो लंका द्वीप है वह तो उसकी परछाई का भी स्पर्श नहीं कर सकता, उसकी परछाई के भी बराबर नहीं है। लंका द्वीप तो कहीं उसके समान नहीं कहा जा सकता। दीप गभस्थल आरन परा, और जो गभस्थल द्वीप है, कुश द्वीप भी जिसको कहते हैं, वह तो जंगल से भरा हुआ है। आरन अरण्य जंगल। जो गभस्थल द्वीप है, जिसे महुस्थल भी कुश द्वीप भी कहते हैं, वह तो जंगल से भरा हुआ है, वहाँ तो जंगल ही जंगल है। और दीप महुस्थल मानुष हरा, और जो महुस्थल नामक द्वीप है वहाँ तो कोई मनुष्य ही नहीं रहता। मानुष मनुष्य, हरा यानी मनुष्य से रहित है, मनुष्य को हरण करने वाला है, वहाँ पर कोई मनुष्य ही नहीं रहता है। इसलिए ये कोई भी द्वीप सिंघल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकते, उसकी समानता नहीं कर सकते। सब संसार परथ में आए 7 द्वीप। कवि कहते हैं कि सारे संसार में सबसे पहले ये 7 द्वीप उत्पन्न हुए। सब संसार परथ में प्रथम, सबसे पहले ये 7 द्वीप उत्पन्न हुए। किंतु एक द्वीप नहीं उत्तम सिंघल द्वीप समीप, लेकिन इनमें से एक भी द्वीप सिंघल द्वीप के समान नहीं है। उत्तमता में, श्रेष्ठता में सिंघल द्वीप के समान इनमें से एक भी द्वीप नहीं है। यहाँ पर कवि ने जो ये 7 द्वीपों की बात की है, इसका वर्णन लोक साहित्य में भी मिलता है। लोक साहित्य में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि 7 द्वीप होते हैं। तो जायसी ने यह जो 7 द्वीपों की परिकल्पना है लोक साहित्य से ही ग्रहण की है। पद की, छंद की जो भाषा है वह अवधी भाषा है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ऊपर चौपाइयाँ हैं और फिर अंत में एक दोहा है, तो यह दोहा चौपाई छंद यहाँ पर आया है। निर्मल दर्पण भांति विसेखा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस छंद से जो जायसी ने वर्णन किया है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया है, उसकी झलक यहाँ पर मिल जाती है।
पद्मावती के परमात्मा या परमात्मा का प्रतीक होने का यहाँ वर्णन हुआ है।